Hello, students. In SST, I am going to start the next chapter in civics, that is the constitutional design. In this chapter, first topic, democratic constitution in South Africa is removed from your syllabus. So I am just skipping this topic and continue from next topic. Why do we need a constitution? So let me start this topic. कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? जैसा हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उनका रिलीजन, उनका कास्ट, उनकी मान्यताएं, उनकी लैंग्वेजेज, उनके ड्रेसिंग स्टाइल, हर एक लेवल पे हम डिफरेंस देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में भी इनमें कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे सोशल ग्रुप होंगे जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, किसी की कम हो सकती है। तो ऐसे में अगर जो मेजॉरिटी बेस्ड पॉपुलेशन है वह आपके जो लोअर है या जो आपके माइनॉरिटी हैं उनको हो सकता है कि वो ऑपरेट करें, उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ हमें एक रूल्स रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है जो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देकर उन्हें आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। सो इस वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशंस बनाता है जो ये बताता है कि हमारी कंट्रीज़ में किस तरह का इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए, किस टाइप के लोग डिसीजन ले सकते हैं, लॉ मेकिंग का तरीका क्या होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अप्लाइड होती हैं। तो यहाँ पर हम पहली चीज़ देखते हैं, अब हम आते हैं डिटेल में कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो लेट वी डिस्कस। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो पीपल और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा बनाती हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन बनाती हैं कि एक गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाए गए स्कीम्स सिटीजन्स के पास किस तरह से पहुंचाई जाए। सो पहली चीज़, फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन that is necessary for different kind of people to live together. इसमें पहली चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के लोगों के बीच में जो एक साथ रह रहे हैं उनके बीच में ट्रस्ट कैसा बन सके, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा हो। उनसे रिलेटेड हमारी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, फंडामेंटल राइट्स, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व पाई जाती हैं। तो हम इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में बनाने की कोशिश करता है। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। नेक्स्ट इज आपकी जो आती है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, किस तरह से गवर्नमेंट्स को बनाया जाना है। तो इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई मिलता है, इसका स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व है जो पूरी तरह से ये बताएगी कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाएंगी और गवर्नमेंट के जो डिसीजन होंगे उनके पावर मेकिंग का डिसीजन किस बेसिस पे होगा, उनका डिसीजन मेकिंग कैसा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती हैं। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। तीसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया गया है, उनकी पावर्स को कंट्रोल किया गया है, जिससे कोई भी गवर्नमेंट
डिक्टेटर्स ना बन पाए। साथ ही साथ आपके सिटीजन्स के राइट्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट्स उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है, इनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन मिला है। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। यह लोगों को एस्पायरेशन देती है, पीपल्स के लिए एक इंस्पायरेशनल सोर्स है, मोटिवेशनल सोर्स है, जो एक सोसाइटी को अच्छा बनाने में हेल्प कर सकती हैं कि कैसे एक सोसाइटी को बेहतर बनाया जाए। उससे रिलेटेड लोगों के लिए एस्पायरेशन भी प्रोवाइड करती हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। यह लोगों के लिए यूनाइट करने की कोशिश करती हैं, गवर्नमेंट्स को फॉर्म करने के बारे में बात करती हैं, गवर्नमेंट्स की पावर को कंट्रोल करती हैं, सिटीजन्स की जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको वो बताती है। इसके अलावा सिटीजन्स को प्रमोट भी करती है, उनको इंस्पायरेशन भी देती हैं कि एक सोसाइटी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम इसमें आते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का किस तरह से बना हुआ है। तो हम ये सारी चीज़ें जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यह वर्ल्ड का रिटेन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में एक लंबा प्रोसीजर हुआ, एक बहुत ही लंबा समय भी गुजरा, तब जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई, जब वो फ्री हुई ब्रिटिश रूल से, तो उस समय बहुत सारे लीडर्स सामने आए थे और उन्होंने अपने अपने वेज से, अपने अपने विजन्स को सामने रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था। लेकिन इसकी जो शुरुआत है, तो हम इसकी शुरुआत को हम देख सकते हैं कि 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में उन्होंने एक ड्राफ्ट रेडी किया था, उन्होंने एक डिज़ाइन बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद 1931 में कराची सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनसे रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा रिजोल्यूशन पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से होना चाहिए। उन्होंने अपना एक विजन भी दिया था कि इंडियन की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ाने में हेल्प मिल सकती है। तो ये हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में बनाया गया और कराची सेशन में 1931 में जो बनाया गया। ये दोनों ही आपकी एक चीज़ इनमें कॉमन थी। पहली चीज़ थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी की सारी चीज़ें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में इन्वॉल्व थी। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली रेडी की जाती है, एक इंस्टीट्यूशन रेडी किया जाता है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाता है। और यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमारी आगे बढ़ती है और इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ इसकी वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें वह साथ ले करके आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ही अच्छी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसके बाद हमारा सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है
कि जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल्स चल रहे थे, कॉलोनियल रूल जब हमारे देश में अप्लाइड था, उस समय वोटिंग राइट्स बहुत ही कुछ लोगों तक ही सीमित था। तो ऐसे सिस्टम में सबसे पहले उन्होंने इलेक्शंस में वोटिंग राइट्स लेने का सबसे पहला इन्होंने कदम उठाया था। सो इसके लिए सबसे पहला काम हुआ था 37 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज़ का एक इलेक्शंस वहाँ पे हुआ था, और इसमें उन्होंने वोटिंग राइट्स को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था। तो हम देखते हैं 1928 से 1931 में जो विजन लेकर के कांग्रेस और उसके लीडर्स चल रहे थे, सो वह आपको 1937 में पहली बार उन्हें एक बेहतर ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर उन्हें इलेक्शन में वोटिंग राइट्स अच्छी देखने को मिलती है। इसके बाद से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बेहतर ऑप्शन 37 में इसलिए भी मिला था क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रगल किया था लीडर्स ने, और ब्रिटिश रूल ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था, जिसके तहत इंडियंस पीपल्स को भी इलेक्शंस में उठने का अधिकार मिला, उन्हें वोटिंग राइट्स अच्छी भी मिल गई थी। तो इस तरह से 1937 में जो इलेक्शन हुआ वो बहुत ही अच्छा सा डेमोक्रेटिक बेस पे इलेक्शंस कहा जा सकता है। इसके बाद हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस होती है, वो आज़ाद होती है, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वह अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करके वह अपने देश को समर्पित कर सकें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जो मेंबर्स सेलेक्ट किए गए थे वे अलग अलग कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल थे उनको उन्होंने रीड किया, उसकी बेसिस पे उन्होंने जो उनकी अच्छाइयाँ थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसे उन्होंने आगे प्रमोट भी किया था, और उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें कुछ चेंजेस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी बनाया था। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिल ऑफ राइट, ये हमें यूएस के थ्रू मिलता है। फिर बहुत सारे हमारे रशियन से भी हमारे जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी इंस्पायरेशन मिलती है, कैनेडियन से भी, अमेरिकन से भी, बहुत सारी जगहों से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट किया, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्व किया और उसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बना करके कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करके हमारे देश को उन्होंने दिया था। So in next video we will try to understand the Constituent Assembly and other topic of this chapter.